आज के ऑनलाइन ई लेक्चर में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले दिनों पारिस्थितिकी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले भाग में हम लोगों ने पारिस्थितिकी की परिभाषा, अर्थ, विषय क्षेत्र से संबंधित अध्ययन किया था। उम्मीद है आप सभी लोग अध्ययन का लाभ उठाए होंगे। पारिस्थितिकी के बारे में आपकी संकल्पना सुदृढ़ हुई होगी। आज के इस भाग में हम लोग पारिस्थितिकी का वर्गीकरण अध्ययन प्रारंभ करेंगे। देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि 1960 के दशक में पारिस्थितिकी में विशेषीकरण प्रारंभ हुआ। जैसा हम सब जानते हैं कि प्रत्येक विषय में या प्रत्येक विषय के क्षेत्र में 1960 के बाद काफ़ी अधिक मात्रा में विषय क्षेत्र का बदलाव मानव कल्याण के लिए किया गया, या ये कहें विषय को मानव कल्याण परक बनाने का प्रयास किया गया। 1960 के दशक के बाद में प्रत्येक विषय के, यह केवल पारिस्थितिकी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे भूगोल का विषय हो या विज्ञान के विषय हों या कला का क्षेत्र हो, सब विषयों में परिवर्तन आया, क्योंकि प्रत्येक विषय को मानव कल्याणपरक या मानव की तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु विषय कितना उपयोगी हो सकता है के संदर्भ में प्रत्येक विषय में बदलाव आया, या ये कहें प्रत्येक विषय में व्यावहारिक अप्रोच को सम्मिलित किया गया। ऐसा ही प्रयास पारिस्थितिकी भूगोल में भी किया गया। इसे भी व्यावहारिक पारिस्थितिकी बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए और इसे मानव कल्याणपरक बनाया गया। इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं के निवारण के लिए पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से प्रकृति के संरक्षण एवं पर्यावरण प्रबंधन में पारिस्थितिकी की भूमिका को महसूस किया गया। देखिए, हम सब जानते हैं मानव जीवन के विविध आयाम होते हैं, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, भौतिक हो। इन सभी की से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से प्रकृति के संरक्षण एवं पर्यावरण प्रबंधन, ये आज तक सतत रूप से प्रकृति संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति का संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, सतत विकास इत्यादि संकल्पनाएं आज तक चली आ रही हैं। इस दौरान पारिस्थितिकी के विधि तंत्र का भी विकास किया गया। विभिन्न चरणों में इसका विकास किया गया। यह उपविभाग या विभाजन पारिस्थितिकी के अध्ययन के उपागम के आधार पर किया गया। पारिस्थितिकी का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया गया। विषय सजातीयता के आधार पर, इसमें एक ही सजातीय गुणों के आधार पर विषय का वर्गीकरण किया गया और इस प्रकार दो वर्गीकरण हुए, पादप पारिस्थितिकी और प्राणी पारिस्थितिकी। इसमें से पहले हम आते हैं पादप पारिस्थितिकी। इसमें विभिन्न प्रकृति के पेड़ पौधों का पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में
पहले से ही आपको काफ़ी कुछ बताया जा चुका है कि पारिस्थितिकी का तात्पर्य यह है कि जीव जंतुओं का आपस में एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। और दूसरा, इसमें हम लोग पादप पारिस्थितिकी में छोटे छोटे समुदायों का भी अध्ययन करते हैं। जैसे वन पारिस्थितिकी में हम लोग सागौन पारिस्थितिकी, पाइन पारिस्थितिकी, ओक पारिस्थितिकी आदि का विशेष अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार घास पारिस्थितिकी में सवाना घास पारिस्थितिकी इत्यादि का अध्ययन महत्वपूर्ण है। सजातीय गुणों के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा, जंतु पारिस्थितिकी। जैसे पादप पारिस्थितिकी का वर्गीकरण एक सजातीय गुण के आधार पर किया गया, फिर बाद में इसको अनेक छोटे छोटे उपविभागों में विषय की सजातीयता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। जैसे घास पारिस्थितिकी, घास में भी सवाना पारिस्थितिकी, फिर वृक्ष एक विशेष वृक्ष के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। वैसे ही जंतु पारिस्थितिकी में भी इसी प्रकार से गौड़ या सेकेंडरी उपविभाजन भी करते हैं। जंतु पारिस्थितिकी में पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों का पर्यावरणीय प्रभावों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म स्तर पर मत्स्य पारिस्थितिकी, अणुजैविक पारिस्थितिकी, कीट पारिस्थितिकी आदि का विभाजन महत्वपूर्ण है। और दूसरा वर्गीकरण का आधार है निवास क्षेत्र के आधार पर। देखिए, पर्यावरणीय कारकों उच्चावच, मृदा, सूर्यताप, जल, जलवायु आदि के प्रभाव के कारण निवास क्षेत्र में विभिन्नता आ जाती है। हम लोग भी समझते हैं विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश में विभिन्न प्रकार के मानव निवास या पशु पक्षी या जीव जंतुओं का निवास होता है, जबकि जीवों पर इसका प्रभाव डायरेक्ट रूप से पड़ता है। जीव जंतुओं में एक निवास क्षेत्र से दूसरे निवास क्षेत्र में अंतर पाया जाता है। इसके आधार पर आवास पारिस्थितिकी का विकास हुआ। आवास की स्थिति के आधार पर पुनः सूक्ष्म स्तर पर वन पारिस्थितिकी, स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी, झील पारिस्थितिकी, द्वीप पारिस्थितिकी, सागरीय पारिस्थितिकी तथा पर्वतीय पारिस्थितिकी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब आते हैं हम लोग संगठन के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार किसी विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के एकाकी जीवन का अध्ययन है। इसमें विभिन्न जीवों के मध्य पारिस्थितिकीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर दो प्रमुख शाखाओं में विभाजन किया जाता है। पहला स्वपारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी और दूसरा समपारिस्थितिकी सिनकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी, इसमें किसी जीव विशेष अथवा एक ही जाति के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी जीव विशेष एक ही जाति के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। सामूहिक जीवन में प्रजनन व वितरण आदि तत्व सम्मिलित हैं। स्वपारिस्थितिकी में जीवों के जीवन चक्र तथा अनुक्रमण, इनकी वृद्धि विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। समपारिस्थितिकी जीवों के समूह या समुदाय के जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन है। पृथ्वी पर समस्त जीवधारी
चाहे पादप हों या जीव जंतु हों, परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं, तथा अपने आवासीय क्षेत्रों के परिवृत्त या चतुर्दिक प्राकृतिक दशाओं के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। इस प्रकार समपारिस्थितिकी या समुदाय पारिस्थितिकी भी इसे कहते हैं के अंतर्गत पादपों और जंतुओं की विभिन्न जातियों के मध्य तथा पर्यावरण एवं सजीव तंत्र के मध्य पाए जाने वाले पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस समपारिस्थितिकी को पुनः कई भागों में बांटते हैं विभिन्न आधारों के आधार पर। इसके बारे में हम लोग अगले भाग में अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने पुनः एक बार हमारे इस ई लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शेष संबंधित अध्ययन अगले भाग में किया जाएगा। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।